हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक हथौड़ा लाते हैं। ये मेरा हथौड़ा हो गया, थोड़ा देर मान सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट देंगे तो मान ही लेंगे। तो ये क्या है, हमारा मार्कर है। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हथौड़ा इस टाइप का इस पर मारेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऐसे करते 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 ये इस स्थिति में आ जाएगा। इसे और पीटना है, खूब पीटना है, ठीक है। जितना पीट सकते हो उतना पीटो। इंसान को नहीं पीटना है, इसको पीटना है, लोहा को पीटना है। तो पीटते पीटते क्या, इसको इस स्थिति में ला देंगे। यानी कि जो मोटा जो चीज था, इसको हमने क्या किया, इसे पीटते पीटते इस पतले से स्थिति में ला दिया, जिसको होता है हमारा आधार बन जाता। यानी कि इसे पीटना ही होता है कि क्रियाशीलता के आधार पर तत्वों को उनके अवरोही क्रम में सजाने की विधि को हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 10 क्लास साइंस के, जिसका नाम है रसायन शास्त्र, उसका तीसरा चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है धातु और अधातु। यह हमारे एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होता है, क्योंकि यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन होता है ये बहुत तरीका से पूछता है। कभी पूछता है कि धातु और अधातु में अंतर बताए, कभी पूछता है कि धातु की अम्ल से अभिक्रिया हो, या धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो, या धातु की जल से अभिक्रिया हो, तो क्या क्या हमें प्राप्त होती है, क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है। तो इस चैप्टर में ये सारे डिस्कशन होते हैं। फिर पढ़ते हैं हम लोग मिश्र धातु इत्यादि, मतलब बहुत सारे ऐसे अनोखे अनोखे चीज़ें होती है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो वाकई में ये चैप्टर हमारे पढ़ने लायक भी होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लोग कि हमारा जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें हमारे तत्वों के रूप में जो धातु और अधातु है, हमारे लाइफ में काफ़ी ही इंपॉर्टेंट साबित हो रहे हैं। चाहे हमारा वो कोई भी चीज़ बनाना हो, चाहे वो हमारा ट्रेन हो, रेलगाड़ी हो, या हमारा पुल बनाना हो, लोहा का हमारा आयरन का पुल बनता है, तो भी क्या होता है, ये भी हमारे धातु का ही उपयोग में आता है। जैसे हमारे ऑक्सीजन हो, तो ऑक्सीजन हम लेते हैं अपने जीवन को, मतलब अपने जीवन के अस्तित्व बनाए रखने के लिए हम ऑक्सीजन भी लेते हैं, जो हमारे एक अधातु है होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे धातु और अधातु के इंपॉर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो वर्तमान में होता है 118 तत्व होते हैं। वर्तमान में कितने हैं आजकल, 118 तत्व हैं। जिनमें से धातु की बात की जाए तो धातु इसमें से कितने आते हैं, 94 आते हैं। और अधातु की बात की जाए तो अधातु इसमें कितने हैं, हमारा 22 है। डन, इतना बात कंप्लीट हो गया होगा। अगर बात की जाए, हमारे अधातु 22 होते हैं, ठीक है। इसमें से क्या होता है, 11 हमारे गैस के रूप में पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है, नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं, जैसे हीलियम, ये से सारे क्या होते हैं, गैस होते हैं। और 10 क्या होते हैं, ठोस होते हैं। और एक हमारा क्या होता है, द्रव के रूप में, यानी कि तरल के रूप में भी पाया जाता है 22 अधातुओं में से, ठीक है। डन। अगर बात की जाए हमारे धातु के उपयोग के बारे में, जैसे हमने बताया कि जैसे कि चाहे वो क्या हो, रेल की पटरी हो, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे हमारी वो रेल की पटरी हो, रेल की पटरी हो, या हमारा पुल बनाना हो, ठीक है, या हमारे बस बनाना हो, ये भी क्या होता है, इसमें आयरन का प्रयोग होता है, या हमारा ट्रक बनाना हो, ठीक है, या किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये सब क्या होते हैं, ये सब धातु के उपयोग के कारण ही ये सारी चीज़ें मिलती है। आपके दैनिक जीवन में बहुत ही सारे ऐसे चीज़ें जो धातु के बने होती हैं, तो इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत ही लाजमी है, ठीक है। अब बात की अधातु की, तो जैसे हम अधातु में क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग क्या करते हैं, अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए के लिए करते हैं। ऑक्सीजन जो हमारी क्या है, प्राण वायु है, प्राण वायु है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक क्लोरीन नाम की भी क्या होती है, एक अधातु होती है, जो अगर हमारा जल होगा, जल में क्या होता है, कठोरता हो जाती है, इनकी बहुत सारी उसमें से धूल कण मिट्टी क्या होता है, तो जल क्या होता है, काफ़ी कठोर हो जाता है। तो जब क्लोरीन क्या होता है, उससे अभिक्रिया करता है, तो उसको क्या करता है, पूरी तरह शुद्ध कर देता है। तो क्लोरीन का उपयोग भी क्या होता है, क्लोरीन का उपयोग भी जल की कठोरता को दूर करता है, जल की कठोरता को दूर करता है।
तो ये तो रहे हमारे धातु और अधातु के कुछ उपयोग। अब जानना हमारे लिए सबसे बेहद जरूरी है कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि धातु कौन से उसमें गुण होंगे जिस कारण उसे हम लोग धातु मानेंगे, और अधातु में कौन से ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसे हम लोग अधातु मानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे सबसे पहले मिटा लेते हैं, फिर उसके बारे में जानते हैं। तो बात की जाए हमारे धातु की परिभाषा के बारे में, तो इसे लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि आप लोग जब नोट करेंगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे मेटल कहते हैं। धातु वो एक ऐसा पदार्थ होता है, मतलब वो एक ऐसा चीज होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। यानी कि मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या किया, अपने से इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, त्याग दिया, अपने से निकाल दिया, तो ये तो धातु हो जाएंगे। और जिसमें चमक का गुण हो, आघातवर्धनीयता का गुण हो, ये क्या होते हैं, जो सुचालक होते हैं, उसे हम लोग धातु बोलते हैं। तो इसका परिभाषा लिखते हैं, वैसे तत्व, क्योंकि ये सारे धातु क्या होते हैं, तत्व की श्रेणी में आती है, धातु और अधातु। जो हमने बताया आपको कि जो तत्व में धातु और अधातु आते हैं, तो लिखेंगे वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं एवं जिसमें चमक एवं विद्युत के सुचालक के गुण पाए जाते हो, सुचालक के गुण पाए जाते हो। ये सारे क्या हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे। जैसे हम लोग कुछ नाम लिख लेते हैं। ये तो हुआ कि जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, जिनमें क्या होता है, चमक पाई जाती है। और जो विद्युत के, यानी कि हम यहाँ से क्या करते हैं, कोई हमारे पास धातु है, मान लीजिए हमारा धातु है, ठीक है, यहाँ से जब हम करंट लेंगे यानी कि धातु देंगे, तो क्या होगा कि अगर यहाँ गर्म आपको एहसास हो रहा है, तो यहाँ पे टच करेंगे तो आपको गर्म लगेगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जैसे कि सोडियम, एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारा सोडियम क्या होता है, धातु के सुचालक होता है। बात की जाए हमारी लोहा की, लोहा को आप टच किए होंगे, अगर आप उसे गर्म करते हैं, टच करते हैं, तो क्या पता है कि मान लीजिए हमारा एक लोहा का, ये हमारा लोहा है, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, हम गर्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ जब गर्म होगा तो एहसास होगा कि यहाँ पर भी हमें क्या हो रही है, उष्मा, यानी कि गर्म एहसास हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पर भी आपको गर्म लगेगा। तो ये क्या होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक भी होते हैं, जिसमें हमने बताया कि लोहा भी होता है। तो ये रहे हमारी धातु की परिभाषा। हम उम्मीद करेंगे आप लोग धातु की परिभाषा अच्छे तरीके से जान गए होंगे। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अधातु की परिभाषा क्या होती है, ठीक इसके विपरीत होती है। क्या होती है, ठीक इसके विपरीत होती है अधातु, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन मेटल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। ये क्या होता है, ये तो हमारे इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, लेकिन इसमें बात की है कि वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन मेटल, अधातु कहते हैं। और इसमें क्या होता है, चमक का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातु में ना चमक का गुण पाया जाता है, ना ही क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। बाकी और सारे गुण होते हैं जो हम बारी बारी से लिखवाने वाले हैं। अभी इतना ही, इसके परिभाषा को सिर्फ लिखने के लिए इतना हम क्या क्या यहाँ पर लिखे हैं। तो इसको लिखते हैं, वैसे तत्व जिसमें क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता या प्रवृत्ति पाई जाती हो कि क्षमता हो तथा जो ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक हो, ऊष्मा एवं विद्युत के क्या हो, कुचालक हो। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके डायरेक्ट क्या हो गए, विपरीत हो गए हमारे अधातु की परिभाषा। ठीक है, अगर इसमें हम उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, फिर हमने बताया क्लोरीन, ये क्या होते हैं, अधातु पाए जाते हैं, अधातु होते हैं। जैसे हमने बताया उदाहरण में, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारे अधातु की परिभाषा। अब हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, धातु और अधातु में क्या करते हैं, थोड़ा सा भौतिक गुणधर्म, यानी कि जो भौतिक गुणधर्म होता है उसके आधार पर क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें हम लोग अंतर जान लेते हैं, इसमें क्या डिफरेंट होता है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो इसे सबसे पहले मिटाते हैं। ठीक, अब क्या जानते हैं कि धातु के और अधातु के भौतिक यानी कि ऊपर ऊपर की चीज, जैसे कि हमारे क्या एक मार्कर है, इसे अगर ऊपर से देखी जाए तो क्या होगा कि इसके जो ऊपरा सिरा है काला है, नीचे की बात किया जाए तो ये सफ़ेद है। ये क्या हो गया, इसके भौतिक गुणधर्म हो गए, यानी कि एक मैं हो गया। तो मैं क्या हूँ, ऊपर से मैं आपको देखें तो थोड़ा सा सांवला हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है, थोड़ा सा कपड़ा सफ़ेद पहना है और मेरे हाथ में क्या है, ब्लैक कलर का एक क्या है, एक क्लॉथ है, यानी कि कपड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे भौतिक गुणधर्म। मेरे बोलने का तरीका है, ये क्या हो गया, आप सुन रहे हैं तो ये थोड़ा सा रासायनिक में आ जाएगा। लेकिन जब मैं अंदर की बात करूं, मैं अपनी अंदर की बात करूं कि मैं कैसा मेरा स्वभाव है, मैं कैसे किसी के साथ बर्ताव करता हूं, ठीक है, तो ये होते हैं रासायनिक गुणधर्म। तो इसके भौतिक गुणधर्म पर हम लोग अंतर जानने वाले हैं धातु और अधातु में। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम लोग धातु लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अधातु। इसे हम लोग कहेंगे मेटल और यहां पर लिखेंगे हम लोग अधातु। अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, ताकि दोबारा हो इसको देखने का मौका ना मिले, क्योंकि आपका ये रिवीजन का क्लास है। आप लोग पहले से ही बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए होंगे इसके बारे में और आपका एग्ज़ाम का दिन है वो काफ़ी करीब आ चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, सबसे पहले में हम धातु के और इसको मतलब पॉइंट बाय पॉइंट करके इसके हम लोग भौतिक गुणधर्म के जानने वाले हैं, कि इसके ऊपर ऊपर से जो चीज़ें होती है उसको हम लोग उसके बेस पर इसके बारे में डिफरेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं, इसमें क्या होती है, चमक होती है। धातु में चमक पाई जाती है। धातु में क्या होती है दोस्तों, चमक पाई जाती है। लेकिन अधातु में चमक नहीं होता है। दूसरा में होगा अधातु में, अधातु में चमक नहीं पाया जाता है। अधातु में चमक नहीं, लेकिन इसमें एक अपवाद भी आता है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बोलेंगे कि अपवाद किसे कहते हैं। मान लीजिए मैं कि एक क्लास है, ठीक है, उसमें से 10 जो स्टूडेंट है, मान लीजिए एक क्लास में क्या है, 11 विद्यार्थी है, उसमें से 10 विद्यार्थी काफ़ी मतलब अच्छे, पढ़ने में लिखने में बहुत सारे अच्छे हैं, उनका बर्ताव बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उसमें से एक विद्यार्थी है वो बहुत ही शैतान है, न सर का बात मानता है, वो किसी से भी झगड़ा कर लेता है, तो समझिए वो क्लास का क्या है, एक अपवाद है। वैसे भी क्या होता है, अधातु में क्या होता है, एक अपवाद पाया जाता है, जो क्या होता है, इन गुण का क्या करता है, वो विरोध करता है। इनमें क्या होता है, चमक नहीं पाया जाता है। लेकिन आयोडीन एक ऐसा धातु है, अधातु है, अधातु आयोडीन, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें क्या होता है, चमक पाई जाती है। अधातु आयोडीन,
योडिन, जिसका संकेत होता है आई। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, चमक पाई जाती है। अब क्या करते हैं दूसरा, यह ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। यह ऊष्मा एवं, यह मतलब धातु, विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है। सुचालक होती है, उसमें विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। लेकिन ये जो होता है दूसरा, यह ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद आता है, जो क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये रहे हमारे दो इसके अंतर। तीसरा अंतर हम लोग जानते हैं, इसमें क्या होता है, आघातवर्धनीयता पाई जाती है। इसमें आघातवर्धनीयता पाई जाती है, पाई जाती है। आघातवर्धनीयता का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरा एक कॉपी है, ठीक है, इसे आप लोग मान लीजिए ये हमारा लोहा है, ठीक है, इसे थोड़ा देर के लिए आप लोहा मान लीजिए, बहुत क्या है, मोटा है, कुछ ऐसा इस प्रकार मोटा है, ठीक है, इसे आप लोग लोहा मान लीजिए। इसे क्या करना है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक हथौड़ा लाते हैं। ये मेरा हथौड़ा हो गया, थोड़ा देर के लिए मान सकते हैं, ठीक है, अगर आप मैथ के स्टूडेंट होंगे तो मान ही लेंगे। तो ये क्या है, हमारा मार्कर है। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हथौड़ा एक टाइप का इस पर मारेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे करते करते ये इस स्थिति में आ जाएगा। इसे और पीटना है, खूब पीटना है, ठीक है, जितना पीट सकते हो उतना पीटो। इंसान को नहीं पीटना है, इसको पीटना है, लोहा को पीटना है। तो पीटते पीटते क्या, इसको इस स्थिति में ला देंगे। यानी कि जो ये मोटा जो चीज़ था, इसको हमने क्या किया, इसे पीटते पीटते इस पतले से स्थिति में ला दिया। यही तो होता है हमारा आघातवर्धनीयता, यानी कि उसे पीट कर पतला अवस्था में ला देना है, ठीक है। तो धातु में क्या होता है, आघातवर्धनीयता पाई जाती है, लेकिन अधातु में आघातवर्धनीयता नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होती है, आघातवर्धनीयता नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, यानी कि इसे आप मारेंगे जैसे क्या होगा, बहुत से सारे कणों में क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। इसमें क्या होता है, भंगुरता पाई जाती है, भंगुरता होती है में, इसमें क्या होती है, भंगुरता होती है। डन। अब हम लोग चौथा जान लेते हैं, इसमें अंतर क्या होता है। आप धातु लाइए, उसे क्या कीजिए, किसी ठोस चीज में क्या कीजिए, ऐसे मतलब टकराइए। टकराने से क्या होगा, उसमें से क्या होगा, आवाज निकलेगा। उसमें से क्या होता है, आवाज निकलता है, यानी कि ध्वनिक रस पाई जाती है। तो लिखेंगे इसमें इसे चोट मारने पर इसमें से आवाज निकलती है, आवाज निकलती है, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं होता है ऐसा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा चौथा अंतर हो गया। हम लोग पांचवा अंतर जान लेते हैं। पांचवा अंतर बात की जाए, पांचवा अंतर की, तो जैसे एक द्वर्णांक होता है, एक क्वथनांक होता है। तो धातु के द्वर्णांक और क्वथनांक क्या होते हैं,
उच्च होते हैं, यानी कि वो हाई वोल्टेज के होते हैं, मतलब हाई होता है उनका द्रव्यमान हम क्वथनांक। सबसे पहले द्रव्यमान क्वथनांक किसे कहते हैं? द्रव्यमान वो होता है जिस पर कोई भी चीज़ क्या होती है, पिघलने लगती है, और क्वथनांक वो चीज़ होता है जिस पर कोई भी चीज़ क्या होती है, गैस बन जाती है, यानी कि वो भाप बनने लगती है। तो द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान होगा कि क्या, अगर इसे आप करेंगे तो द्रव में भी बदल जाएगा, गल जाएगा। क्वथनांक होता है जिस पर वो क्या होती है, भाप बनने लगती है। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें इसका द्रव्यमानक एवं क्वथनांक उच्च होता है, उच्च होता है। अगर इसमें क्या बात की जाए तो इसका द्रव्यमानक एवं क्वथनांक निम्न होता है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये हमारा क्या है, वाइट बोर्ड है। ठीक है, निम्न होता है, यानी कि ये जो तीर का निशान है ये निम्न की ओर निर्देशित कर रहा है। तो ये रहे हमारे क्या हो, धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। ये रहे हमारे धातु और धातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ये धातु और अधातु हमारे पास आए कैसे, इनकी प्राप्ति कैसे हुई। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं ना आ जाए कि हाँ ऐसे फेंक देते हैं, चलो कोई जय ऐसे घूमते घूमते जा रहे हैं, हम मिल गए, ये तो रहा धातु, ये हमारा रहा अधातु। ऐसे नहीं मिला है, इससे ढूंढने में, इसको प्राप्त करने में बहुत सारे वर्ष लगे हैं, बहुत सारे इस पर क्या मतलब इस पर सर्च किए गए हैं कि कौन क्या है, किसको क्या बोलेंगे। ठीक है, और कैसे क्या कौन सी चीज़ प्राप्त होगी, कैसे लोहा मिलेगा, कैसे हमारे कोई भी चीज़ को शुद्ध कर सकते हैं, बहुत सारे इस पर क्या किए गए हैं, रिसर्च किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि धातु की प्राप्ति कहाँ से हुई है, क्योंकि हमारा प्रकृति है ना ये काफ़ी अनोखा है। यहाँ से हमें इतना ना चीज़ मिला है ना कि हम क्या बता सकते हैं। सबसे पहले हमने बताया ऑक्सीजन, ये तो हमारे जीवन के लिए काफ़ी अच्छा मतलब लाभदायक था। अगर ये नहीं होता तो शायद हम भी नहीं होते। जल क्या हो गया, जल नहीं होता तो हम नहीं होते। तो प्रकृति हमारे लिए काफ़ी बढ़िया और काफ़ी मतलब अच्छा चीज़ है। ठीक है, तो इसे हम लोग मिटाते हैं और फिर चलते हैं हम लोग समझते हैं धातु की प्राप्ति। ठीक है, तो इसे सबसे पहले हम मिटा लेते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट बनाते हैं कि धातु की प्राप्ति कैसे हुई है। धातुओं की प्राप्ति यानी कि मेटल को मतलब मेटल को कैसे हम लोगों ने पाया है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि धातु को हमें प्रकृति ने दिया, यानी कि हमें पृथ्वी से सारी चीज़ मिल रही है। अगर आप मान लीजिए हमारा क्या एक गोला है, ठीक है, इसमें बहुत सारे परत होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सीमा, सियाल और निफे बोलते हैं। लेकिन जो सबसे ऊपरी परत होती है, जैसे हम बनाते हैं, आपको बताते हैं, बिल्कुल मतलब गहराई में डीप में जाकर जानने वाले हैं, क्योंकि शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि यूट्यूब पर ऐसा शायद मुश्किल से ही कोई बताने वाले होंगे। जैसे कि हमारा क्या होता है, इस प्रकार का क्या है, पृथ्वी होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, बस इतना हमारा क्या हो गया, पृथ्वी इसे बोलेंगे। इसमें क्या होती है, 3 परतें होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सीमा, दूसरा होता है हमारा सियाल, और तीसरा होता है हमारा नीफे, जिसमें निकेल और शायद फेरस होता है, मे भी, हाँ शायद। ठीक है, बात की जाए कि इसमें जो सबसे ऊपरी परत होती है, यानी कि हम इतना पोर्शन को क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। इतना के बारे में जानते हैं। जो सबसे जो ऊपरी परत होती है, यानी कि यहाँ की जो मान लीजिए हमारा क्या है, एक परत है, ठीक है, और यहाँ क्या है, एक दूसरी परत है, ठीक है, और यहाँ हमारा क्या है, एक तीसरी परत है। बस थोड़ा देर के लिए आप मान सकते हैं। ठीक है, जो ऊपरी हमने बताया इसे हम लोग बोलते हैं सियाल, इसे हम लोग बोलते हैं सियाल। बीच का होता है इसे हम लोग बोलते हैं सीमा, और जो लास्ट वाला जो नीचे का होता है इसे हम लोग बोलते हैं नीफे, या एक दूसरा इसका नाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोड। डन, इतना बात क्लियर हुआ। जो हमारी जो ऊपर की जो चीज़ होती है सियाल,
जो सियाल जो ऊपर की चीज होती है, इसी में से हमने क्या किया है, धातु प्राप्त किया है। ठीक है, जो सबसे पृथ्वी की भूपर्पटी है उसके ऊपरी परत जो होती है उसमें से ही हम लोग क्या किया है, सियाल में से ही हमने धातु की प्राप्ति की है। तो लिखते हैं, इसे हम लोग थोड़ा देर के लिए समझाने के लिए ऐसा हमने डायग्राम यहाँ पर बनाया ताकि आप लोग इसमें कॉन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगी और आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। तो इसे हम लोग मिटाते हैं और लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर पृथ्वी की भूपर्पटी में बहुत सारे पृथ्वी की भूपर्पटी से बहुत सारे धातु एवं अधातु हमें खनिज के रूप में प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? खनिज के रूप में प्राप्त हुए। ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम, जैसे कि हमारा क्या है, एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद लोहा, फिर जैसे मैग्नीशियम, तांबा। ठीक है, ये सारे चीज़ क्या है, हमें धरती से ही मिली है, लेकिन इसका शोधन भी तो हुआ है। बिना शोधन के कोई चीज़ तो मिल नहीं सकती है, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे मिट्टी होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो सड़े गले होते हैं, उनमें से ये सारे चीज़ को निकाला गया है। ठीक है, अब जानते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक खनिज का प्रयोग किया है, खनिज, और ये खनिज का हमें डिफिनीशन भी आना चाहिए। तो प्रकृति में पाए जाने वाले धातु एवं मतलब प्रकृति में पाए जाने वाले जो भूपर्पटी में होते हैं उन्हें धातु एवं अधातु के यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्व एवं यौगिकों को हम लोग खनिज कहते हैं। और वैसे खनिज जिसे आसानी से और कम खर्च में प्राप्त किया जा सके उसे हम लोग बोलते हैं अयस्क। डन। अब इसे क्या करते हैं, ये डिफिनीशन को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। लिखते हैं सबसे पहले खनिज का परिभाषा। खनिज का परिभाषा लिखते हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग अयस्क का परिभाषा। अयस्क लिखेंगे वैसे खनिज जिससे आसानी तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सके।
उसे अयस्क कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, इतना चीज़ हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग जानने वाले हैं एक चीज़, यहाँ पर मैंने पहले ही छोड़ दिया है कि धातु की रासायनिक गुण, जैसे कि हमने बताया था कि ऑक्सीजन से करता है, फिर वो क्या करता है, ऑक्सीजन से करता है, फिर जल से करता है, और बस ये सारे रासायनिक गुण के बारे में हमने नहीं जाना है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग स्किप कर लेते हैं। यहाँ पर फिर हम लोग यहाँ आएंगे, सक्रियता श्रेणी के बारे में जानेंगे, तब उसके बाद उसके रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग आने वाले हैं। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं, फिर हम लोग जानते हैं कि धातु के रासायनिक गुण के बारे में हमने नहीं जाना था, तो उसको जान लेते हैं। मिस्टेक हो गया थोड़ा, लेकिन फिर भी हम लोग इसे जानेंगे। इसे हम लोग मिटा देते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग जानते हैं इसके बारे में। बस थोड़ा 2 मिनट में ये हमारा काम हो जाएगा। जैसे एक होती है सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। बाकी ये तो हमारा पूरा फुल तो क्लास है नहीं, इसमें हमें जितना छोटी मोटी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे हम लोग को कवर करना है, ना कि पूरा डिटेल्स में जाना है, क्योंकि हमारा रिवीजन का क्लास है और लास्ट हमारा समय चल रहा है। तो सक्रियता श्रेणी में बात की जाए, इसका एक ट्रिक होता है, बाकी सब मतलब ये फेमस ट्रिक है, इसे हम लोग जान लेते हैं। फेमस ट्रिक होता है जिसे हम लोग कहते हैं पो सो के मैं ए जी आ टी लिह तापा चांदी सोना। इसके ट्रिक से हम लोग जानेंगे सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी का सबसे पहले हम लोग डिफिनीसन जाते हैं। जैसे आप लोग अवरोही क्रम और आरोही क्रम पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे, यानी कि क्रियाशीलता, यानी कि उसकी क्रिया करने की क्षमता। जिससे कि कोई भी चीज़ होती है, किसी चीज़ से क्रिया करती है, उसका कोई ना कोई तो क्षमता होता ही है, बिल्कुल होता है। तो वैसा ही होता है कि क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर तत्वों को उनके अवरोही क्रम में सजाने की विधि को हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तत्व को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में सजाने का तरीका, कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। जैसे हम लोग, जैसे कि हम एक लिखते हैं, अंक लिखते हैं, जैसे हम कुछ लिखते हैं 6 7 2 3 0 10। अब इसे आप लोग अवरोही क्रम में सजाइए। तो कैसे सजाएंगे, अवरोही क्रम में, ना कि आरोही क्रम में नहीं, अवरोही क्रम में सजाना है। तो ये हो गया, जैसे कि हमारा सबसे बड़ा है 10, उसके बाद क्या है 7, उसके बाद है 6, उसके बाद है 3, उसके बाद है 2, उसके बाद है 0। तो ये हमारे क्या हो गए, अवरोही क्रम में सज गए। क्या, अवरोही क्रम में सज गए। तो उसी तरह में तत्वों को सजाना है। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्रियाशीलता के आधार पर क्रियाशीलता के आधार पर तत्वों को उनके अवरोही क्रम में सजाने का तरीका, सजाने का तरीका क्या होती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी कहलाती है। जैसे इसका होता है सूत्र, जैसे भले ट्रिक बताया, पो सो के मैं ए जी आ टी ले तापा चांदी सोना। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पो सो के, यानी कि लिखते हैं हम लोग पो सो के मैं ए जी, पोसो का मैं ए जी आ टी ले आटी ले, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर कम जगह, ठीक है।
आटी, ले, तापा, तापा, चांदी, सोना। ठीक है, तो पो से हमारा क्या होता है, पोटेशियम होता है, जिसका सूत्र होता है के, पोटेशियम। सो से होता है हमारा सोडियम, के से होता है हमारा कैल्शियम, और एम से होता है मैग्नीशियम यानी कि Mg, ए से होता है हमारा एल्युमिनियम यानी कि Al, जी से होता है हमारा जिंक यानी कि Zn, और आ से हमारा होता है, इसे हम लोग बोलेंगे आयरन यानी कि Fe, और टी से होता है टीन यानी कि Sn, और जो ले होता है इसे हम लोग बोलेंगे लेड। यहाँ पर हाँ हमारा छूटा हुआ है, यहाँ क्या करते हैं हम लोग, ले ऊपर थोड़ा लिख लेते हैं, ले ले यहाँ पर लिखेंगे ले, और यहाँ पर हमने ह छोड़ा। तो ले से क्या होता है, लेड, लेड जिसे हम लोग बोलते हैं सीसा, इसका सूत्र होता है Pb, और ह से होता है हमारा हाइड्रोजन, ता से होता है तांबा जिसे हम लोग बोलते हैं Cg, पा से होता है पारा जिसे हम लोग बोलते हैं Hg, जिसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं, और चा से चांदी से चांदी होता है जिसे हम लोग बोलेंगे Ag, और सोना का हमारा होता है Ag। ये होते हैं हमारे सक्रियता श्रेणी के अवरोही क्रम, और ये जो तत्व होते हैं इनके भी अभिक्रिया करने का तरीका होता है कि कौन होगा जो ठंडा जल से अभिक्रिया करेगा, कौन होगा जो गर्म जल से अभिक्रिया करेगा, कौन है जो भाप से अभिक्रिया करेगा। जैसे कि हमारी बात की जाए पोटेशियम से, हम लोग जैसे हमने बताया कि पोटेशियम के बारे में, और जो हमने पोटेशियम और सोडियम कैल्शियम है इनके अलग अलग चीज़ से अभिक्रिया होती है। ये जो हमारा सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम होता है काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि ये वाला चीज़ आपको बहके नहीं, आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा। जैसे पोषो के यानी कि ये होता है ना हमारा ठंडा से अभिक्रिया, यानी कि ठंडा जल से अभिक्रिया करता है, ठंडा जल से। ठीक है, ये ठंडा जल से अभिक्रिया, क्योंकि पहले ही क्या होता है इनमें इतना ज़्यादा क्रियाशीलता का गुण पाया जाता है, तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में होते नहीं है। अब मान लीजिए कोई भी चीज़ ज़्यादा क्रियाशील हो तो उनके आसपास जो भी चीज़ आएगा उनसे वो क्रिया कर लेगा, तो स्वतंत्र अवस्था में रहेगा हाल ही नहीं, मतलब आज़ाद नहीं रहेगा, वो किसी चीज़ से क्रिया कर लेगा। तो क्या होता है, ठंडा जल आप लाएंगे ना तो उसी से अब क्रिया कर लेगा, क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा क्रियाशील है हमारा पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। बात की जाए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और फेरस, टीन, ये सारे क्या होते हैं, ये गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं। क्या होता है, थोड़ा सा इनसे कम, मतलब इनका पावर होता है ना थोड़ा सा कम होता है। जैसे नहीं बोला जाता है कि सबसे ऊपर प्रधानमंत्री का पावर होता है, मतलब राष्ट्रपति का पावर होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का ज़्यादा मतलब माना जाता है, प्रधानमंत्री का होता है। उसके बाद होता है राज्य के जो स्टेट के होते हैं उनका होता है मुख्यमंत्री जो होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये करते हैं हमारे गर्म जल से अभिक्रिया। क्या होते हैं, गर्म जल से, यानी कि ये भी इसमें आता है गर्म जल से, ये भी क्या करते हैं, गर्म जल से करते हैं। इतना आपको याद तो अवश्य रहना चाहिए। और बात कीजिए हमारी जो Ag और Au है, ये क्या होते हैं, ये गर्म जल से न करके भाप से अभिक्रिया करते हैं। आप उन्हें भाप ले जाएंगे तभी इनमें अभिक्रिया होगा। तो क्या करते हैं, ये भाप से अभिक्रिया करते हैं, ये क्या करते हैं, भाप से अभिक्रिया करते हैं। अब क्या करते हैं कि थोड़ा जान लेते हैं कि मतलब जो धातु होता है ये मतलब जैसे कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु के ऑक्साइड बनाता है, और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, और धातु हाइड्रोजन से भी अभिक्रिया करता है, धातु हमारा जल से भी अभिक्रिया करता है। जो हमने धातु का जल से अभिक्रिया बता ही दिया, फिर हमने बता लेते हैं, यहीं पर जान लेते हैं, रैंडम जान लेते हैं, उतना गहराई में नहीं जाना। जैसे धातु क्या करता है, जल से भी अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से, तो क्या बनाता है, ये हमारा ZnO बनाता है, धातु का ऑक्साइड बनाता है। यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसको हम लोग संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा 2 हो जाएगा। तो धातु क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ये हम रासायनिक गुण के बारे में बात कर रहे हैं थोड़ा देर। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग रासायनिक गुण के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि जिंक हमारा क्या होता है, धातु होता है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, ZnO, यानी कि धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, ये क्षारीय होते हैं।
धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्तों? क्षारीय होते हैं। और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। जैसे हम इसका एक उदाहरण जान लेते हैं। जैसे लिखते हैं हम लोग Cu प्लस O2, तो ये बनाएगा CuO, तो ये क्या होता है? अम्लीय होता है। ये क्या होता है दोस्तों? अम्लीय होता है। यानी कि इनमें विपरीत चीज होती है। धातु का ऑक्साइड होगा तो क्षारीय होगा, अधातु का ऑक्साइड होगा तो अम्लीय होगा। इसे हम लोग क्या करते हैं? इसे हम लोग संतुलित कर देते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी हम लोग 2 से कर देंगे। यहाँ पर Cu2 हो गया। Cu मतलब तांबा। Cu मतलब तांबा। क्या होता है? तांबा होता है। अगर तांबा को संक्षारित कर देंगे ना तो क्या होता है? ये काला हो जाता है। सॉरी काला नहीं, हरा हो जाता है। ठीक है, तांबा को आप क्या कर देंगे? जब ये संक्षारित होता है ना, मतलब संक्षारित होता है, हम आगे जानने वाले संक्षारण क्या होता है, बीच में हम लोग छोड़ दिए हैं, तब जाएंगे हम लोग धातु की प्राप्ति पर। ठीक है, नहीं पहले वो जान लेंगे तब जाएंगे लास्ट में संक्षारण के बारे में। तो ये इतना चीज हो गया। फिर धातु और अधातु से भी अभिक्रिया करता है, तो उसको जान लेते हैं हम लोग। कहाँ पे जानेंगे? इसे आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। इसके थोड़ा मिटा लेते हैं, हम नहीं चाहते हैं इसे बार बार मिटाना नहीं चाहते हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट में बॉक्स में बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, हम उसे कमेंट को पढ़कर आपको रिप्लाई देने का जरूर प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एक और चीज़ बताया कि जो धातु होता है ये अधातु से अभिक्रिया करता है। ये सब रासायनिक गुण के बारे में बताया। ये रहा हमारा रासायनिक गुण के बारे में बताया। ये भी क्या एक रासायनिक गुण भी है, ये भी क्या एक रासायनिक गुण भी है। तो जब धातु और अधातु अभिक्रिया करती है तो ये बनाती है लवण। और लवण मैंने पहले ही क्लास में बता दिया है। अम्ल और क्षार के जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने लवण के बारे में बताया था। तो जैसे धातु ले लेते हैं Na। Na क्या होता है? धातु होता है। और Cl क्या होता है? अधातु होता है। जब ये अभिक्रिया बनाता है तो करता है NaCl। धातु अधातु से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है। ठीक है, और यही जो हमने बताया कि धातु और अधातु के लवण बनता है। और ये तो हो गए कि एक रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। बाकी आप किताब से बहुत सारा रासायनिक गुण के बारे में जान सकते हैं। इतना हम लोग बोर्ड पर एफर्ट नहीं डाल सकते हैं। व्हाइट बोर्ड है तो आप लोग समझ जाएंगे। आप लोग बहुत ही ज़्यादा क्या बोला जाता है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा चालाक होशियार बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आप 10th क्लास में आ गए हैं। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग, जैसे हमने धातु की प्राप्ति पर गए थे तो उस चीज़ को जान लेते हैं। जैसे धातु की प्राप्ति में हमने बताया कि हम लोग अयस्क तक गए थे। ठीक है, अयस्क तक हम लोग गए थे। अब हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि जो ऊपर के, जैसे हमने पोषो के में एजी सारे मैंने बताया कि क्या होता है, जो ऊपर का होता है वो क्या करता है, जो ज़्यादा क्रियाशील होता है वो क्या करता है, मतलब ठंडा ही जल रहेगा ना, थोड़ा सा टच करेगा ना उसमें। जैसे हमारा क्या है, एक बहुत ही, जैसे पोटेशियम है सबसे क्रियाशील धातु है, सोडियम। ठीक है, सोडियम मान लीजिए, और मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हमारे हाथ में क्या है, जल है, जाएगा ना तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा, इस पर क्या बनाएगा, परत बना लेगा। ठीक है, तो आर्द्र जल मतलब बहुत सारा वायु भी होता है, यहाँ पर आर्द्र वाष्प भी होता है, उससे भी अभिक्रिया कर लेता है। तो ज़्यादा क्रियाशील है तो मतलब झट से किसी से भी अभिक्रिया कर लेगा। तो उसके आधार पर ही क्या इसको शोधन किया गया। जैसे हमने धातु की प्राप्ति में हम लोगों ने जाना था, धातु की प्राप्ति में, ठीक है, जो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, ये जो होती है ना, ये अधिक क्रियाशील होती है। सबसे पहले अधिक क्या होती है, क्रियाशील होती है। तो इनको जो हमें प्राप्त किया जाता है वो विद्युत अपघटनी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, विद्युत अपघटनी। ठीक है,
इन्हें विद्युत अपघटनी, बाकी जो सोडियम एल्युमिनियम प्राप्त करने का विधि भी आता है, तो हम इस क्लास में नहीं जानने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो ये बहुत लंबा क्लास है, क्योंकि वो एक बड़ा सा डायग्राम होता है, उस पर बनाया जाता है। उसमें क्या पहले ठंडा किया जाता है, फिर उसको क्या करेंगे, फिर उसको सुखाते हैं, फिर क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है, तो उसे हम लोग नहीं जानने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, जैसे कि ये हो गया, जैसे कि हमारा H और क्या, जो गर्म जल से जो मध्यम क्रियाशील के धातु होते हैं, जैसे कि जो मध्यम क्रियाशील के धातु होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ आप उसे गर्म न कर दे, क्या करना है, सिर्फ गर्मी करना है, सिर्फ तापन देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, वो बदल जाए। जैसे कि Hg होता है, HgS, जैसे HgS क्या होता है, हमारा मध्यम क्रियाशील का धातु होता है, HgS, जिसे हम लोग बोलते हैं सीनेबार, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सीनेबार। अगर आप क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे, इसे सिर्फ क्या करना है, गर्म करेंगे, तो आपको मिल जाएगा Hg, क्योंकि ये क्या है, एक हमारा इसके साथ सल्फाइड क्या है, एक अयस्क होता है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे अयस्क को निकालना पड़ेगा, तो हमें Hg क्या होती है, मिलती है। तो इसे सिर्फ गर्म करेंगे तो आपको Hg मिल जाएगी। तो इसके हम लोग यहाँ पर उदाहरण को लिखने से पहले हम जानते हैं कि भर्जन क्या होता है, भर्जन जिसे हम लोग जारण बोलते हैं, और निस्तापन क्या होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस Hg को तापन देंगे, जो कार्बोनेट के अयस्क होते हैं या सल्फाइड के अयस्क होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, इन्हें सिर्फ गर्म करने पर क्या होता है, हमें धातु मिल जाती है। जैसे हमारा जारण एक विधि होता है, ये हम बता रहे हैं धातु के निष्कर्षण से, अयस्क से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि। पहले हमने बताया धातु के निष्कर्षण होता है, मतलब पहले पहले मिट्टी में से हमें धातु मिलती है खनिज के रूप में, फिर उसे अयस्क, मतलब उसमें से क्या होता है, अयस्क जिसे कम खर्च में प्राप्त कर लेते हैं, उसे करके वो हमारा अयस्क हो जाता है, ठीक है। फिर उसका क्या कह देता है, उसका निष्कर्षण किया जाता है। तो हमें निष्कर्षण के बारे में बता रहे हैं, निष्कर्षण के बारे में हम लोग बता रहे हैं, और उसके शुद्ध करने की विधि बता रहे हैं। तो हमने बताया कि ये जो चीज़ें होती है क्या होती है, विद्युत अपघटनी से ही प्राप्त हो जाती है। तो इसे हम लोग काफ़ी बड़ा होता है, बड़ा चौड़ा चीज़ होता है, तो इसे हम लोग नहीं जानने वाले हैं, काफ़ी लंबा पैराग्राफ चाहिए इसके लिए यहाँ पर। तो जैसे हमने बताया भर्जन के बारे में बता रहे हैं, भर्जन जिसे हम लोग जारण बोलते हैं। सल्फाइड के अयस्क को, जैसे HgS था तो उसमें सल्फाइड था, तो लिखेंगे सल्फाइड के अयस्क को, सल्फाइड के अयस्क को, सल्फाइड के अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होती है, धातु प्राप्त होती है, धातु प्राप्त होती है। अब क्या, और फिर हमें निस्तापन जान लेते हैं। निस्तापन, ये दो विधि जो है हमारा, इसमें अंतर पूछा गया है बहुत बार, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि ये जो अंतर है आप लोग अच्छे तरीके से जान पाएंगे और मतलब अपनी कॉपी में लिख पाएंगे। तो निस्तापन को जान लेते हैं। निस्तापन जानते हैं, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, कार्बोनेट के अयस्क को, कार्बोनेट के अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में, वायु के सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने पर हमें धातु प्राप्त
होती है। तो इसका हम लोग सबसे पहले एक उदाहरण जान लेते हैं और इसका उदाहरण जान लेते हैं कि वाकई में ये जो कही गई चीज़ होती है वो सही होती है कि नहीं। ठीक है, तो इसे हम लोग जान लेते हैं। अब इसे हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब हम लोग करते हैं कि जैसे हमने भार्जन और जारण को बताया, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि HGS, इस सल्फाइड अयस्क है, फिर कार्बोनेट अयस्क भी लेना है। तो HGS जिसे हम लोग बोलते हैं शीनेबार, डन। ठीक है, इसे आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ तापन देना है, यानी कि ऊष्मा देना है, खाली एक गरमा ना दो बढ़िया से। ये क्या हो जाए, ये तो हो जाएगा हमारा HGO प्लस SO2 में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सिनेबार को हमें सिर्फ तापन करना है, तो हमें HGO प्लस SO2 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हमें HGO को मिलना है क्योंकि ये क्या हो गया है, हमारे HGO के ऑक्साइड में मिला है। तो फिर हमें क्या करना है, सिर्फ हमें Hg मिलना चाहिए, तो हमें तो अभी Hg मिला नहीं। तो इसमें एक और चीज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अपचयन करना। अब आप लोग, इतना हमारा समय हो गया है, तो अपचयन के बारे में कौन नहीं जानता होगा कि जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, वो तो हमारा अपचयन होता है। तो क्या करना है, जब अब क्या करना है, हमारे HGO को यहाँ पर लाकर रख देना है। तो जब हम HGO को हम लोग अपचयन करेंगे, किसके साथ, हमें कार्बन के साथ करना है। कार्बन यानी कि कोयला। ठीक है, इसे लिखेंगे या नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कार्बन के साथ क्या करेगा, पहले हमने क्या किया, इसका तापन दिया। समझने का प्रयास कीजिएगा, जब हमारा HGS होता है, ये क्या होता है, इसे हम लोग तापन देते हैं, तो ये क्या होता है, मरकरी के ऑक्साइड प्लस SO2 में यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, और जब हम लोग क्या करते हैं, जब HGO को गर्म करेंगे, मतलब सॉरी HGO को हम लोग अभिक्रिया कराएंगे कार्बन के साथ, तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, Hg प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। Hg हमें शुद्ध मिल गया, ये हमारा क्या है, शुद्ध धातु है। डन। अब हम लोग भार्जन के तो जान गए, अब हम जान निस्तापन की। जैसे ZnCO3, ZnCO3 क्या होता है, हमारा क्या होता है, धातु के कार्बोनेट होता है। ये क्या होता है, हमारा धातु क्या होता है, कार्बोनेट होता है। तो कार्बोनेट के बारे में, इसे हम लोग क्या कर लेंगे, इसे भी हम क्या करना है, सिर्फ इसे बदलने के लिए क्या करना है, इसे हम लोग तापन देंगे। तो ये बन जाएगा ZnO प्लस CO2, ZnO प्लस CO2 बन जाएगा। अब फिर हमें क्या किया, यहाँ पर हमने तापन दिया यानी कि ऊष्मा दिया है। फिर इस चीज़ को यहाँ पर ला करके ZnO लिखना है और प्लस C के साथ करेंगे तो हमको मिलेगा Zn प्लस CO। ठीक है, हमें ये चीज़ मिल जाएगी। तो इसका हमें शुद्ध धातु यहाँ पर मिल गया और इसका हमें शुद्ध धातु यहाँ पर मिल गया। डन, इतना चीज़ हमें कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि संक्षारण जान लेते हैं और संक्षारण के उपाय। बाकी हमने बहुत सारे धातु होते हैं उनको विधि करने, जैसे चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है, फेन पलवन विधि होता है, द्रव चालित विधि होता है, ये सारे बहुत सारे विधि होते हैं, इसे भी आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग ने जाना। अब क्या करते हैं हम लोग, वो हम लोग नहीं जाने हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे उसका एक पार्टिकुलर वीडियो ला ले जिसमें वो लंबा चौड़ा है, जैसे सोडियम और एल्युमिनियम के निष्कर्षण के बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं संक्षारण क्या होता है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर इतना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं। अब हम करते हैं कि संक्षारण क्या होती है। संक्षारण, संक्षारण देखिए, कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, जैसे धातु मान लीजिए, ये क्या होती है, अम्ल, नमी, आर्द्रता इत्यादि के जब संपर्क में आती है तो क्या होती है, इसकी जो ऊपर की जो परत होती है, मान लीजिए हमारा ये लोहा है, इसके जो ऊपर की परत होगी यानी कि ऊपर का जो ये परत होगा,
ये क्या हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा, यानी कि खराब हो जाता है, मतलब मुरझा जाता है, जिसे हम लोग जंग लगना भी कहते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं संक्षारण। तो इसका हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं, अम्ल 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 वायु नमी एवं आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आने से धातु की जो ऊपरी परत होती है, धातु की जो ऊपरी परत होती है, ऊपरी परत होती है, वह खराब होने लगती है, खराब होने लगती है। I mean, मतलब अर्थात संक्षारित हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, संक्षारण कहते हैं। डन। जैसे कि लोहा का ऊपरी परत खराब हो जाना, जैसे हम उदाहरण लिख लेते हैं, उदाहरण काफ़ी बहुत ही, मतलब अगर कोई भी चीज़ हो, अगर आप समझाने से पहले अगर उसका उदाहरण आपको मिल जाता है तो मतलब बेसिकली बात की जाए तो कि कोई भी समझ जाता है। जैसे कि लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना, ठीक है। तो लोहा में जंग लगना जो क्या होता है, लोहा में जंग लगता है तो भूरा रंग का हो जाता है। जैसे कि तांबा के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये जो मुख्य बातें हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो उदाहरण है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में आता है कि तांबा के ऊपर संक्षारण का कारण कौन सी परत चढ़ जाती है। तो ऑप्शन में होगा लाल, ऑप्शन में होगा पीला, ऑप्शन में होगा नीला, ऑप्शन में होगा हरा। तो आप क्या देंगे, हरा मार देंगे, ठीक है। तीसरा होगा चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। तो ये रहे हमारे। अब क्या करते, इतना तो हमें संक्षारण होता है, लेकिन भाई इसका तो उपाय होना चाहिए। इससे बचने के क्या उपाय है, इसके बचाव के क्या उपाय है, तो उसको भी जान लेते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं बचाव के क्या उपाय होते हैं। ठीक है, तो हमें बचाव का भी उपाय जानना है। क्या जानना है हमें, बचाव का उपाय जानना है। संक्षारण से बचाव के उपाय। तो हम लोग जानते हैं संक्षारण से बचाव का उपाय क्या होता है। तो एक नंबर आप क्या करेंगे, इसे आप लोग पेंट कर सकते हैं, पेंट करके। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, ग्रीज लगा करके, जिसे हम लोग ग्रीज लगा करके, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रीस लगाकर। तीसरा हमारा हो जाएगा वायु नमी इत्यादि से दूर करके, वायु नमी आदि से दूर करके। चौथा हमारा हो जाएगा यशद लेपन करके। पांचवा हमारा हो जाएगा
जस्टीकरण क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है उस पर जस्ता की पतली पतली परत चढ़ा देना, वो हमारा जस्टीकरण होता है। जस्टीकरण मतलब होता है कि जब मतलब ये चीज़ हो जाती है ना, तो वो मतलब कोई भी चीज़ होती है ना, वो खराब होने से बच जाती है। जस्टीकरण के छठा हमारा हो जाएगा एनोडीकरण करके, एनोडीकरण करके। तो इतना रहे हमारे 6 हो गए हमारे संक्षारण से बचाव के उपाय। क्या हो गए? संक्षारण से बचाव के उपाय। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं मिश्र धातु क्या होता है, और मिश्र धातु के साथ ही हम लोग क्लास को क्या करने वाले, एंड करने वाले हैं। जानते हैं हम लोग कि मिश्र धातु क्या होता है। मिश्र धातु मिक्सचर मेटल, ठीक है, मतलब इसका कोई दूसरा इंग्लिश होता होगा, मिक्सचर मेटल, आप मेटल बोल दीजिए। मिश्र धातु, मिश्र का मतलब होता है कि उसमें से क्या हो जाना चाहिए, 2 या 2 से चीज़ जरूर होगा, क्योंकि मिश्र है, बहुत सारे चीज़ आएंगे। ठीक है, क्या बहुत सारे चीज़ आएंगे तभी ना उसे हम लोग मिश्रण बोलते हैं। आप जैसे जाइए, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे मिश्रण। मिश्रण क्या होता है कि उसमें क्या होती है, जैसे कि बालू मिल जाता है, पत्थर रेत पानी मिल जाता है, ये सारे क्या होते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। लेकिन उसमें भी मिश्र धातु होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या होता है कि उसके कण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, और समांगी मिश्रण क्या होता है, उसके कण क्या होते हैं, उसमें इस प्रकार छिप जाते हैं कि आप उसे टॉर्च जलाएंगे ना, फिर भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो होता है हमारा क्या होता है, समांगी विषमांगी में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मिश्र धातु के बारे में बताने वाले हैं, वो तो बात की बात है, आप लोग उसे याद कीजिए, उसको उतना सीरियस नहीं लेना है, आपको इसको सीरियस लेना है। मिश्र धातु वो होता है, मिश्र धातु वो होता है जिसमें जैसे 2 या 2 से अधिक धातुओं तथा अधातुओं के समांगी मिश्रण को, यहाँ पर समांगी लेना है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, 2 या 2 से अधिक, 2 जैसे हमारा 2 या 2 से अधिक हो गया, 3 हो गया, 2 या 2 से अधिक, तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। ये सबने बताया समांगी मिश्रण, यानी कि जब वो चीज़ मिल जाएगी ना, जब उसमें चीज़ मिल, जैसे हमने बताया, याद मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आराम से मतलब ध्यान से मतलब सुनना है, ठीक है ना। जैसे हमने बताया कि समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण में हमने अंतर बताया है कि जो समांगी मिश्रण के जो चीज़ होते हैं, अगर उसमें कोई चीज़ मिला है, जैसे हमारा जल, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर एक टॉब ले लिया, इसमें क्या है, हमारा जल है। अगर इसमें आप क्या करते हैं, चीनी गिरा देते हैं, क्या गिराते हैं, चीनी, तो इसकी कण क्या होते हैं, इसमें सब छिप जाते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। लेकिन वही जो हमारा होता है विषमांगी मिश्रण, ये हमारा क्या है, यही जल है। आप इसमें क्या करना है, बालू गिराएंगे। क्या गिराना है दोस्तों, बालू गिराना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या गिराना है, बालू गिराना है। तो जब बालू गिराएंगे तो क्या होगा, ये बालू क्या होता है, तली में आकर क्या होता है, बैठ जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। इसी बेस पर हमें समझना है मिश्र धातु किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातु एवं अधातुओं के समांगी मिश्रण, यानी कि वो चीज उसमें मिल जाएगी, उससे हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। यानी कि उसकी चीज मतलब अगर मान लीजिए कोई एक धातु मिलाएंगे ना, तो आप ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा कौन कौन सा इसमें धातु है, दिखाई नहीं देगा। इसमें क्या होता है, इस कदर इसमें क्या होता है, मिल जाता है। जैसे समांगी मिश्रण में चीज मिल जाती है, पता चलता है कि वो जल ही है, लेकिन उसका थोड़ा सा कलर में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, मिश्र धातु होता है। तो लिखते हैं इसका हम लोग डिफिनीशन कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक धातु एवं अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं। अब भैया ये बताइए कि मिश्र धातु का तो परिभाषा आपने सर बता दिया, लेकिन इसका उदाहरण क्या है।
तो इसका उदाहरण हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानने वाले हैं। जो आप जिंदगी में बूढ़ा भी हो जाएंगे ना, ऐसे चलने रहेंगे तो फिर भी आपको भूल नहीं पाएंगे मिश्र धातु के उदाहरण। जैसे कि एक हम देते हैं पिताजी, मिश्र धातु का हम उदाहरण देते हैं। जैसे कि क्या बताया, पीतल, पीतल, कांसा, ठीक है, शोल्डर सिटी, शोल्डर, ठीक है, इतना हो गया। अगर हम क्या करते हैं, इस पीतल, कांसा, शोल्डर, लेकिन इसमें कौन कौन से चीज मिले होते हैं भैया, आप बताइए। आप ही ना बताए हैं कि 2 या 2 से अधिक धातु का मिलावट से बनता है, तो इसमें कौन कौन सी चीज होती है। जैसे कि पीतल में कौन कौन से धातु का मिश्रण होता है, ये तो जानना जरूरी है ना। तो पीतल में होता है, पीतल में आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं, पिताजी। अब बताइए, पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, और जी से होता है जिंक। तो इसमें दोस्तों होता है तांबा और जिंक से बना होता है। कांसा, जैसे कांसा हमने बताया, काटोता, काटोता, तो काटोता यानी कि का से कांसा, ट से टीन, ता से तांबा, ट से टीन और ता से होता है तांबा। शोल्डर, तो इसका होता है शोल्डर सिटी, शोल्डर सिटी। शोल्डर का होता है सी से सिलिकॉन, टी से टीन, सिलिकॉन प्लस टीन। तो ये हो गया हमारे मिश्र धातु के। तो ये रहा आज का हमारा सबसे बेस्ट क्लास, मतलब मेरा मानना है। आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लगभग बहुत सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर जाइएगा। क्योंकि वाइट बोर्ड है तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ा बहुत कैमरा का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा बहुत मार्कर का प्रॉब्लम, ये जल्दी क्लियर होगा, धीरे धीरे सब चीज़ होती है, ठीक है ना। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ आपको कैसा लगा, हम जो भी पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तभी आप जो भी गलतियाँ हमें बताएंगे उसके आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, अपने में परिवर्तन ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। बताने का तरीका को हम अपने में बदल सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे वीडियो के साथ। और मैथमेटिक्स से हमने लघुत्तरीय क्वेश्चंस करा रहे हैं, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।